हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज आपके सामने एक नया सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, जो कि काइनेमेटिक्स 1 में डिस्कस करेंगे इसे। ठीक है, काइनेमेटिक्स 1 और काइनेमेटिक्स 2 दो टर्म में मैंने बांट रखा है इसको। तो काइनेमेटिक्स 1 में हम बात करेंगे, पहले तो ये बात कर लेते हैं काइनेमेटिक्स होता क्या है। तो आपको ही पता है कि रेक्टिलिनियर मोशन हो गया, ये चैप्टर मोशन का कोई सा भी हो, तो हम इसमें डील करेंगे स्टडी ऑफ मोशन का। ठीक है, सो काइनेमेटिक्स क्या होता है ये हम देखते हैं पहले, उसके बाद हम बात करेंगे कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है। उसके आगे हम बात करने वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, क्या एक्चुअली आप रेस्ट में हैं, क्या एक्चुअली हम मूव करते हैं तो हम मूव कर रहे हैं। तो इन सब बातों को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं बहुत डीप से। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, बस ध्यान से सुनना है, देखते रहना है। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स 1 में हम उन मोशन को डिस्कस करने वाले हैं कि जिनमें क्या होगा, हम जो मोशन हो रहा होगा किसकी वजह से हो रहा होगा वो हम डिस्कस करने वाले नहीं है, केवल स्टडी ऑफ मोशन विदाउट काजिंग। ठीक है, किसकी वजह से मोशन हो रहा है ये हम डिस्कस करने वाले नहीं है इसमें। ठीक है, हम केवल मोशन को डिस्कस करने वाले हैं काइनेमेटिक्स 1 में। तो इसका मतलब ये हो गया। अब इसमें बात आता है कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये नाम तो लिख दिया मैंने, लेकिन इसके पहले इसमें बात करते हैं रेस्ट और मोशन क्या होता है। ठीक है, रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट आपको पता है ना, अगर आप नहीं मूव कर रहे होते तो क्या होता है, रेस्ट होता है। अगर आप किसी, ये कहना गलत हो गया टोटली कि आप नहीं मूव कर रहे हैं, ये अगर यहाँ पर अगर मान लो, थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं इस पॉइंट पे कि आप रेस्ट पे हैं या मोशन पे हैं, मोशन में है। मान लो कि अगर आप बैठे हुए हैं, तो अगर कोई आपसे पूछे कि आप किस पोजीशन में हैं, तो अब ऑब्वियस सी बात है हम कहेंगे कि हम रेस्ट में। साइंटिफिकली ये बोलना कि हम रेस्ट में हैं या मोशन में हैं, ये एग्जैक्ट वर्ड गलत है इन द साइंस। ठीक है, हम जब भी कहेंगे इन द साइंस की बात कर रहा हूँ, नॉर्मली तो हम बोल देते हैं कि हम रेस्ट में या मोशन में। बट हम नॉर्मली क्या बोलेंगे, अगर हम साइंस की वर्ड में बोलना चाहें कि हम रेस्ट में हैं, तो हमें कोई ना कोई फ्रेम डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किस फ्रेम के रेफरेंस में हम बोल रहे हैं कि हम रेस्ट पे हैं, हम मोशन में हैं। बेसिकली अभी मैं खड़ा हूँ, अभी मैं कोई अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं खड़ा हूँ, बट मैं किसके रिस्पेक्ट में, क्या आपके रिस्पेक्ट में खड़ा हूँ या सन के रिस्पेक्ट में खड़ा हूँ। तो मैं मूव भी कर रहा हूँ और नहीं भी कर रहा हूँ, ये डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशन से मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो बेसिकली रेस्ट और मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए हमें एक फ्रेम डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो कि आप अगर ट्रेन में बैठे हुए हैं, आपके बाहर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो क्या होता है जब आप ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन के अंदर जो बैठा हुआ इंसान, आपको क्या लगता है, उसे क्या लगता है कि जो इंसान बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है बाहर, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा होता है। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। और सेम अगर उसकी अपोजिट बात करें, तो जो बाहर इंसान खड़ा होता है उसे क्या लगता है कि आप मूव कर रहे हो। तो जो अंदर बैठा हुआ है, जो ट्रेन के, ये अगर मैं यहाँ पर बना देता हूँ छोटा सा, तो इसके अंदर जो बैठा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर जो बैठा हुआ है और आप यहाँ पर ग्राउंड पे खड़े हैं, तो इसको क्या लगता है, ये जब आपको देखता है तो ये बोलता है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो। बट इसे लगता है कि मैं रेस्ट में हूँ, बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं, ये सोचता है ट्रेन के अंदर जो बैठा हुआ है। अब ये ट्रेन के बाहर जो बैठा हुआ है क्या देखता है कि इसे लगता है कि ट्रेन, आप मूव कर रहे हो, मैं रेस्ट में हूँ। बट ये दोनों अपने अपने जगह पे सही है, एग्जैक्टली सही है, नो प्रॉब्लम। बट ये ग्राउंड फ्रेम से देख रहा है, क्योंकि इसने अपने फ्रेम को क्या सिलेक्ट किया है, ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पर यही डिस्कस करने वाले हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे अभी बहुत सारी डिस्कशन बची हुई हैं। और ये, इसे कैसे लगता है कि ये मोशन में है, जो यहाँ पर ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, ऑब्वियसली खड़ा हुआ है, बट मुझे क्या लगता है जो ट्रेन में बैठा हुआ है उसे क्या लगता है कि ये वाला ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये इंसान मूव कर रहा है, क्योंकि ये मूव है, ये मूविंग बॉडी है इस ट्रेन के रिस्पेक्ट में। समझ में आया? ये इसके लिए, ये इसको बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट, ये बॉडी, ये इंसान क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, किस रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में, ट्रेन के रिस्पेक्ट में बता रहा है। लेकिन ट्रेन में बैठा हुआ एक दूसरा आदमी से अगर पूछा जाए कि क्या ये रेस्ट में है
या मोशन में है, तो इस इंसान के लिए ये मोशन में होगा, बट इसके लिए ये मोशन में नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम फ्रेम में है। तो ये बहुत जानना जरूरी है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, कैसे हम डिस्कस करें, कैसे डील करेंगे फ्रेम से, आपने क्या फ्रेम माना है, समझ में आया ये बात। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अभी और एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझाने के लिए जैसे मान लो एक हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। ये मैं यहाँ पर साइकिल वगैरह कुछ बना देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मान लो कोई बैठा हुआ है, इसे ऐसे पकड़ के, और एक लोग पीछे भी बैठे हुए हैं इसके। अब ये गाड़ी आगे जा रही है, जो भी हो, साइकिल मान लो आप या बाइक मान लो, जो कुछ भी हो, इस पे दो लोग बैठे हुए हैं। अब ये रोड पे चल रही है, किस पे चल रहा है, ये रोड पे चल रहा है। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं नीचे खड़ा हो गया। अब मैं इन दोनों को देख रहा हूँ, ये जो बाइक से जा रहे हैं, ये मैं यहाँ पे ग्राउंड पे खड़ा हूँ, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ कि ये मूव कर रहा है। लेकिन ये जो पीछे बैठा हुआ है, ये जो पीछे बैठा हुआ है, इससे बोलूँ कि क्या आप मूव कर रहे हो, तो कहेगा ऑब्वियसली मैं मूव कर रहा हूँ। लेकिन मैं इससे बोलूँ क्या आप इस जो ये बाइक है या जो ये साइकिल है, क्या इसके रिस्पेक्ट में आप मूव कर रहे हो, तो क्या कहेगा वो कि नहीं, मैं इसके रिस्पेक्ट में नहीं मूव कर रहा हूँ, मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा हूँ। क्योंकि मूव करने का यहाँ बेसिकली ये मतलब है कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन चेंज होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ लिया। अब बात करने जा रहे हैं कि रेस्ट और मोशन क्या होता है। हमने आपको बताया कि बेसिकली रेस्ट और मोशन बिना ऑब्जर्वर के बारे में, बिना ऑब्जर्वर के हम डिस्कस नहीं कर सकते। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इसका क्या मतलब है कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में होंगे या ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में आप मोशन कर रहे होंगे। तो अगर रेस्ट और मोशन को डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हो, पहले रेस्ट को अगर डिफाइन करें तो रेस्ट का क्या मतलब हो गया कि चेंज ऑफ पोजीशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट की क्या हो, पोजीशन चेंज ना हो रही हो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मतलब कि वो ऑब्जेक्ट किस में हो जाएगा, रेस्ट में होगा। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर चेंज हो रही हो तो वो क्या बोलेंगे, वो मोशन में है। ठीक है, मोशन में क्या बताएंगे उसे हम कि अगर ऑब्जर्वर की पोजीशन ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर अगर चेंज हो रहा है तो वो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो लिख लो, क्या लिखोगे, चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू किसके, ऑब्जर्वर के, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है, और रेस्ट में क्या लिखेंगे कि इसमें क्या है। तो इतने डिस्कशन से आपको पता चल गया होगा कि मोशन और रेस्ट कोई चीज़ होती नहीं है, ये एक बॉडी की कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है जब कोई बॉडी मूव कर रहा होता है। अगर कोई व्यक्ति कोई बॉडी मूव कर रही है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ऑब्जर्वर है, कि जिसके जो ऑब्जर्वर उसे ऑब्जर्व कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में वो मूविंग है। ठीक है, बाकी अदर के रिस्पेक्ट में रेस्ट भी हो सकता है। और अगर कोई बोल रहा है कि क्या है कि ऑब्जेक्ट या बॉडी क्या है, रेस्ट में है, दैट मीन्स क्या है कि उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या है, वो बॉडी रेस्ट में है। अदर के रिस्पेक्ट में क्या हो सकता है कि उसकी इमोशन कुछ और भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया कि रेस्ट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, और रेस्ट क्या होता है, और मोशन क्या होता है। इसमें कोई दिक्कत अभी तक? ठीक है, हम समझना है यहाँ पर कि यार रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी आगे चल के हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो उसमें हम दोनों तरह से क्वेश्चन करेंगे कि इस फ्रेम से करना है, ग्राउंड फ्रेम से कर लो या दूसरे फ्रेम से भी कर सकते हैं, आगे क्वेश्चन है इनमें। तो समझ में आया इतना? अब आगे बढ़ते हैं कि पोजीशन क्या होता है। ठीक है, और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट पे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इसमें हमें यही सब पॉइंट, काइनेमेटिक्स में यही सारी पॉइंट डिस्कस करना है। तो मूव करते हैं। तो रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले तो डेफिनेशन देख लो कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है। अ मोशन इज रेक्टिलिनियर। ठीक है, मोशन क्या है, अगर रेक्टिलिनियर है तो इसका मतलब कि मोशन किस में होना चाहिए, सो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सिंपली मोशन इन स्ट्रेट लाइन। समझ में आया इतना?
कि रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में हम क्या पढ़ेंगे कि वो मोशन जो स्ट्रेट लाइन में हो रही हो, और उस रेक्टिलिनियर मोशन को हम 1D मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन को क्या बोलते हैं, 1D मोशन भी बोलते हैं। अब इसमें बात आती है कि पोजीशन क्या होता है, भी पार्टिकल की लोकेशन कहाँ पे है एट ए इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो वो होता है हमारा पोजीशन। ठीक है, अगर मैं इसे डिफाइन करूँ कि पोजीशन क्या है, कि द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल रेफर, ठीक है, रेफर टू लोकेट रेफर टू लोकेशन, क्या, रेफर टू लोकेशन, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, पोजीशन क्या होता है समझ में आया। पोजीशन किसी भी पार्टिकल की क्या बताती है, लोकेशन। अब बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें छोटे मोटे क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टॉपिक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आप 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, थोड़ा इलेबोरेट है यहाँ पर, क्वेश्चन वगैरह इस पर अच्छे बन जाते हैं कभी कभार। ठीक है, नॉर्मली नीट वगैरह में तो कभी कभार पूछ लेते हैं अच्छे क्वेश्चन। तो डिस्टेंस क्या होता है, चलो मैं एक ग्राफ से समझाता हूँ आपको। मान लो ये कोई पाथ है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये कोई पाथ है। अब क्या होगा, ये इसकी जो एक्चुअल पाथ है इसकी, ये मान लो कोई अगर यहाँ से कोई इंसान या कोई मान लो व्यक्ति, यहाँ से बात करूँ कि यहाँ से जो ये ए पॉइंट पर कोई इंसान या कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और उसे जाना है बी पर, तो ऑब्वियस सी बात है वो इस डिस्टेंस को कवर करते जाएगा, इस रास्ते पे जाएगा। तो ये हमारा जो हो गया, किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर एक्चुअल लेंथ कवर की गई तो वो होती है डिस्टेंस। तो यहाँ से मैं डिस्टेंस को क्या लिख सकता हूँ, डिस्टेंस को क्या लिख सकता हूँ, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी। एक्चुअल लेंथ क्या होता है, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय अ एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी। और इसमें हमारा क्या हो जाएगा, टोटल हमारा हो जाएगा डिस्टेंस, इसकी पूरी जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, पाथ लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये हम इसको एंड स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों मिला देंगे, ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन भी यही है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन समझ में आ गया दोनों का, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यार डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन लिखना जरूरी है, चलो अच्छा लिख देते हैं। क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी और डिस्कशन करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे, इसकी छोटी मोटी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। हम जानते हैं डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी होती है, बताओ भाई। तो डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर। और डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। अब यहीं से कहानी स्टार्ट हो गया हमारा। जैसे हमने पढ़ लिया कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, यहीं से सारी चीज़ें बहुत चेंज हो जाती हैं। जब भी वेक्टर क्वांटिटी आ जाता है तो वेक्टर का डेफिनेशन आपको पहले से ही पता है, क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी दोज क्वांटिटी विच हैव टू डिफाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब कोई भी क्वांटिटी हो उसमें मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, बट अगर उसमें डायरेक्शन है तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसको डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन हमेशा नीड होगी। समझ में आई है। अब अगर कोई पाथ लेंथ है तो पाथ लेंथ क्या हो सकता है, या तो होगा या तो नहीं होगा, है ना।
अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी रास्ता मान लो है, या तो रास्ता है या तो नहीं है, तो उसकी अगर लेंथ है तो या तो नहीं होगा, तो इसका क्या मतलब हो गया कि डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा। डिस्टेंस क्या होगा, या तो पॉजिटिव या तो जीरो हो सकता है। समझ में आया ये बात। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है भाई, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये चीज़ समझ में आया आपको। देखो इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में समझ में आया कि पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो कैसे हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव का केस देख लो। अच्छा चलो, अच्छा यहाँ पर दोनों की बात करते हैं। मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पर पहुँच गया। ये पॉइंट हमारा क्या है, बी पॉइंट हो गया, और इसकी लेंथ कितनी है, 10 मीटर है। तो अगर मैं बोलूँ कि यार ए से बी जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर। अगर मैं बोलूँ ए से बी का डिस्प्लेसमेंट कितना, ऑब्वियसली बात है 10 मीटर, क्योंकि इसमें कोई शॉर्टेस्ट लेंथ नहीं है, स्ट्रेट लाइन हो गया। स्ट्रेट लाइन में हम कोई डिफाइन नहीं कर सकते शॉर्टेस्ट क्या है, लॉन्गेस्ट, दोनों इक्वल हो जाते हैं। बट कर्वीलिनियर अगर पाथ है तो हम ऑब्वियसली बात है शॉर्टेस्ट में दिखा सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि ये वापस लौट के आ गया इधर सी पॉइंट पे, कहाँ पर आ गया वापस लौट के, सी पॉइंट पे, और ये ए से सी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, मान लो कि ये हो गया 20, ये कितना है 20 मीटर। तो अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, 10 मीटर यहाँ से जाने में, फिर यहाँ से आने में 10 मीटर हो गया 20, और फिर 20 मीटर इधर आने में, तो टोटल डिस्टेंस हमारा यहाँ से कितना हो गया, 40 मीटर हो गया टोटल डिस्टेंस, है ना। यहाँ से गया 10 और फिर वापस आया 10 20, और 20 इधर चला गया 40। इसमें कोई दिक्कत। अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट की, अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने कहा कि यहाँ पर हमें डायरेक्शन नीड होगी लिखना। तो मैं अगर यहाँ से ए बी की वैल्यू बोलूँ, ए से बी जब हम जा रहे होते थे तो हमारा कितना डिस्टेंस था, पॉजिटिव का 10 मीटर था। अब बी से सी वापस आ रहे हैं, तो हम क्या आ रहे हैं, सॉरी बी से सी की तरफ आ रहे हैं, तो एक जाने को हम हमेशा एक बारी क्या मान लेंगे, उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेंगे, बाकी अगर उसके अगेंस्ट मोशन हो रहा है तो उसको हम नेगेटिव मान लेंगे। पूरे फिजिक्स में मानते चलेंगे, एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ट्रीट करेंगे, अगले को क्या करेंगे, नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ए बी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन मैं जब यहाँ से यहाँ पर आऊँगा बी ए, देखो डायरेक्शन यहाँ पर डायरेक्शन ए से बी था, यहाँ पर बी से ए है, मतलब वापस आ रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 10 मीटर या 10 सेंटीमीटर जो भी मान लो। और उसके बाद कहाँ तक गए हम, सी तक। तो ये मोशन आप चाहो तो बी से ए लिख लो या बी से सी लिख लो डायरेक्ट। तो बी से सी लिखोगे तो कितना हो जाएगा, इधर को मैंने पॉजिटिव माना है, तो इधर क्या हो जाएगा 10 + 20 कितना हो जाएगा 30। अब ऐड कर लोगे है ना, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 10 - 30 माइनस का 20 मीटर। समझ में आया कि नहीं, बोलो भाई। तो माइनस कैसे आएगा, ये चीज़ समझ में आया। जब भी डिस्प्लेसमेंट हम लिखेंगे तो हमें क्या नीड होगी, हमें डायरेक्शन को डिफाइन करना यहाँ पर जरूरत पड़ेगा, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है यार, ये ऑब्जेक्ट बॉडी यहाँ से यहाँ जाती, फिर यहाँ से यहाँ पर आती, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया यहाँ पर। तो बाकी इसके अगेंस्ट -20 मीटर जो चलता, वो हमारा देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है -20, है ना, अपोजिट टू इनिशियल इनिशियल डायरेक्शन। इनिशियल डायरेक्शन क्या था, लेफ्ट में चलने को हमने क्या माना था कि ये पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का यहाँ पर कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अभी तक समझ में आया। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इसमें बॉडी को ये नहीं मतलब है कि किस पाथ पे चल रहा है, बस हमें शॉर्टेस्ट लेंथ पता होनी चाहिए। समझ में आया ये बात। अब कुछ इस पर न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, बड़े अच्छे न्यूमेरिकल हैं, छोटे मोटे। चलो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने ये है, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि पी और पी से क्यू हमें जाना है। एक पाथ ये हो गया, एक पाथ ये हो गया, ये मान लो पाथ 1, ये पाथ 2। इस पे जो हमारे कवर कर रहा है, मान लो उसका नाम क्या है, राम, और इस पे जो कवर कर रहे हैं उसके क्या नाम है, मान लो श्याम, है ना, कुछ भी नाम रख सकते हो। अब मान लिया कि इन पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस है 100 मीटर। कितना है, 100 मीटर। अब क्या करना है, हमें दोनों का डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो मैं पहले तो राम का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा, उसके बाद श्याम का निकाल लूँगा। तो अगर मैं ये बोलूँ कि राम इस रास्ते से चल रहा है, राम किस रास्ते चल रहे हैं, इस रास्ते से, ये कर्व वाले पे,
तो इनका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो हमें ये वाली लेंथ चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर मैं बोलूँ कि ये राम जो है P से Q जा रहे हैं, हमें उस पर डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें पाथ से मतलब नहीं है, हमें कहाँ से मतलब है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है। तो मैं अगर इनके लिए सबसे पहले डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये हमारा ये पूरा लेंथ हो जाएगा कर्व वाला। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? एक सेमी सर्कल है ना? तो सेमी सर्कल के लिए ये जो लेंथ है ये एक सरकमफ्रेंस है। तो ये क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस। और उसका मतलब क्या? सेमी सर्कल है तो क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? पाई आर। ये पूरा 100 मीटर है तो यह आधा कितना हो जाएगा? 50 पाई हो जाएगा कि नहीं? बताइए। तो इतना मीटर ये हमारा हो जाएगा कि ये डिस्टेंस कवर्ड बाई राम। ठीक है। अगर इनके लिए डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? तो हमें तो केवल पॉइंट से मतलब है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट। तो ये हमारा P पॉइंट हो गया, ये हमारा Q पॉइंट हो गया। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितना है? डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए तो P और Q शॉर्टेज लेंथ यही हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो ये कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कितना हो बताओ? सामने लिखा हुआ है 100 मीटर। तो ये राम के लिए क्या निकाल लिया हमने? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब बात कर रहे हैं कि अगर श्याम मूव पाथ पे चल रहा है, इस वाले पाथ पे, तो उसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? तो बताओ, आपके सामने ही है P से Q जा रहे हैं तो इसके लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, दिख रहा है ना? और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ये भी 100 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट पाथ श्याम के लिए दोनों सेम है। समझ में आया ये? और क्वेश्चन लेते हैं छोटे मोटे। क्वेश्चन देखिए हमारे पास ये है, बहुत ही मतलब आपने किया भी होगा बट मैं एक रिवीजन आपके लिए करवा दे रहा हूँ। ये मान लो कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है? अभी मैंने बनाया था सेमी सर्कुलर था, यहाँ पर कोई सर्कुलर पाथ है और मान लो इसका रेडियस r दे रखा है जो कि 5 मीटर है और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है A। यहाँ से कोई स्टार्ट कर रहा है चलना, यहाँ से क्या कर रहा है? कोई चलना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है? अब क्या हुआ? ये यहाँ से चलते चलते पहले तो इस पॉइंट पे पहुँचा, पॉइंट B पर, उसके बाद कहाँ पहुँचा? पॉइंट C पर, और उसके बाद मान लो कहाँ पे पहुँचा? D पर, उसके बाद फिर से A पर पहुँच जाता है। ये इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर का है, ठीक है? एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अब ये क्वेश्चन ये है कि हमें B, C, D इन तीनों पॉइंट पे हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, ठीक है? इन तीनों पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो भाई मैं पहले डिस्कस करने जा रहा हूँ किस पॉइंट को? डिस्कशन एट पॉइंट बी। किस पे? बी पॉइंट पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ये डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो हमें अभी भी वही याद रखना है क्या? डिस्टेंस के लिए हमें लेंथ चाहिए, जिस एक्चुअल लेंथ या एक्चुअल जिस पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो। तो अगर रास्ता यही है तो मूव तो इसी पे करेगा, तो इसके लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा? A टू B के लिए अगर बात करूं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताओ भाई? ये भी तो सरकमफ्रेंस है बट टोटल का कितना है? पूरे सर्किल का कितना है? 4th पार्ट है। तो ये कितना हो जाएगा? पाई r अपॉन 2 हो जाएगा। तो r की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5। तो 5/2 पाई, ये हमारा क्या आ गया? डिस्टेंस आ गया। अरे समझ आया नहीं आया? अरे बताइए। तो ये हमारा आगे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, है ना? डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? फिर से वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो वो हमारा इनिशियल और फाइनल को हम मिला देते हैं। तो ये इनिशियल और फाइनल को मिला दिया मैंने। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या बन रहा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। बोलिए, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो अगर ये रेडियस 5 है तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और ये A से और B की हमें शॉर्टेस्ट लेंथ मिल जाएगी। तो आपको पता है कि ये अगर पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगा दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा बताइए? 5√2 मीटर। ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट।
अब हम सी पॉइंट पर आएंगे, तो सी पॉइंट के लिए हमें डिस्कशन करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। तो अगर मैं सी पॉइंट पे पहुंच जाऊं तो ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस और ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो ये कर पाओगे कि नहीं आप? सी पॉइंट पे जब हम पहुंच जाएंगे तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पूरी सर्किल का आधा सर्कमफ्रेंस हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, और ये दोनों पॉइंट यहां से यहां मिला देंगे तो ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 5 और 5 10। ठीक है, अगर मैं सी पॉइंट की बात करूं एट सी, तो इसके लिए मैं डिस्टेंस क्या लिखूंगा बताइए, पाई आर, है ना, क्योंकि टोटल कितना होता है 2 पाई आर, और ये सेमी सर्कल बन गया तो पाई आर हो जाएगा, और आर की वैल्यू आपको दिख रहा है कितना है 5 पाई। अगर यहां पर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो हमारा ये शॉर्टेस्ट लेंथ कितना हो जाएगा C2A। अब C2A की टोटल लेंथ हमें चाहिए, तो टोटल लेंथ कितना है 5 और 5, तो 5 + 5 कितना हो गया, ये हो जाएगा 10 मीटर। समझ में आया ये? अगर मैं यहाँ पर मान लो कि डी पॉइंट की डिस्कशन करूं तो डी और बी लगभग लगभग सेम है। क्या चेंज हो जाएगा यहाँ पर डी पे, क्योंकि पार्टिकल ए से स्टार्ट कर रहा है मूव करना, तो ये लेंथ इसका ज्यादा हो जाएगा, है ना। यहां से यहां पहुंचा फिर यहां पहुंचा, तो अब की बार कितना हो जाएगा पाई आर, 2 पाई आर का कितना है ये 3/4 कर देना है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अरे पाई आर बाई टू ये हो गया, पाई आर बाई 2 ये, और ये कितना हो जाएगा पाई आर बाई 2, और ये कितना हो जाएगा पाई आर बाई 2। समझ में आया कि नहीं? है ना भाई, नहीं समझ में आया पाई आर बाई 2 कैसे होगा? देखो ये टोटल 2 पाई आर होता है, और इक्वल कितने पार्ट बन रहे हैं यहाँ पर 4, डिवाइड कर दिया मैंने, ये पाई आर बाई 2 हो गया। मतलब कि 1/4 अगर यहाँ पर डिस्टेंस कवर होगा तो वो कितना हो जाएगा डिस्टेंस पाई आर बाई 2। तो ये तीनों ऐड कर लोगे कितना हो जाएगा डी पॉइंट पे। एट डी के लिए डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सॉरी यार इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है नॉइज। डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा डी पॉइंट पे, अगर तो ये पाई आर बाई 2 पाई आर बाई 2 पाई आर बाई 2 कितना हो जाएगा 3 पाई आर बाई 2। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, रख दो यहाँ पर, कितना हो जाएगा 15/2 पाई। बताओ यार डिस्टेंस तो डिस्प्लेसमेंट तो निकाल ले जाओगे ना, डिस्प्लेसमेंट सेम होगा जो बी पॉइंट पर है और डी पॉइंट पर होगा। इतना समझ में आया आपको कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है? ठीक है, हमें यहाँ पर क्या करना है, बस फॉर्मूले क्या आपको डेफिनेशन याद रखना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बाकी चीज़ें आप एनालाइज करके निकाल सकते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, देखिएगा सोचने वाला बात है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए यहाँ से कोई मान लो कि कोई यहाँ पर इंसान है, ये चलना स्टार्ट कर रहा है ए पॉइंट से, और इस पाथ पे चला, ये मान लो कि ये पॉइंट क्या हो गया हमारा बी, और ये डिस्टेंस इतना 10 मीटर है। अब ये कहाँ गया, ऊपर की ओर चला गया, नॉर्थ में चला गया सी पॉइंट पर, और ये हमारा क्या है 5 मीटर है। अब आगे बढ़ गया ये हमें डी पॉइंट पर, जो कि हमारा फाइनल पॉइंट है, मान लो डी पॉइंट पे उसका घर रहा होगा, वहाँ पे उसे जाना था ए से डी तक। अब हमें जब ए से डी तक पहुँचना है, और ये मान लेते हैं कि ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 10, मान लिया मैंने 10 मीटर है ये भी। अब ए से डी के लिए हमें डिस्टेंस फाइंड करना है और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। बोलोगे भैया आप ये क्या समझा रहे हो, डिस्टेंस तो दिख रहा है हमें, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10, 5 और 10, ये हमारा हो गया डिस्टेंस। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बताया, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 25 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सोचो, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट सोचो क्या होगा, बताइए क्या करें। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, डेफिनेशन याद रखना है। डेफिनेशन में मैंने क्या बताया था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, क्योंकि इसी डेफिनेशन पे सारे के सारे क्वेश्चन होंगे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ गए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट हमें क्या इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिला देना हमेशा। तो ये हमारी इनिशियल पॉइंट थी, हमने इसको क्या किया मिला दिया। अब हमें ये वाली लेंथ चाहिए, ये जो है ये लेंथ हमें चाहिए कि ये लेंथ क्या होगी। तो ये लेंथ कैसे निकाल सकते हैं हम, यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि ये डिवाइड हो रहा है तो ये दो ट्रायंगल मिल जाए, पाइथागोरस लगा लें,
ये भी दिमाग नहीं काम कर रहा है, कैसे करें आप बताओ। अब यहां पर हम क्या सोचेंगे कि ये जो 5 मीटर का लेंथ है, तो यहां पर अगर मैं 5 मीटर इसे इसके पैरेलल में ड्रॉ कर दूं तो कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है ना। 5 मीटर यहाँ पे इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया, और ये 10 मीटर है, इसके पैरेलल हमने यहाँ पर 10 मीटर ड्रॉ कर दिया। ये 10 मीटर, ये 5 मीटर। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो इसको पॉइंट P मान लो, तो ये ट्रायंगल बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, देखिए ध्यान से ये। अब यहाँ पर हम क्या डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बताओ पाइथागोरस थ्योरम लगा पाएंगे कि नहीं? भाई बिल्कुल लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ये हमें अब लेंथ मिल जाएगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे लगा लो, क्या हो जाएगा? ये 5 है और ये 20 हो गया, तो क्या हो जाएगा आंसर? 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, है ना। कितना हो गया बताइए? ये हो जाएगा 400, तो ये हो जाएगा 425। ये हमारा हो गया इतना मीटर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन में सिंपली अगर ग्राफ बेस्ड आ गए, मतलब इस तरह से कुछ फिगर बना के दे दिया सिंपल, अगर मतलब क्लॉक वगैरह के भी क्वेश्चन इसमें बनते हैं तो वो डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में अभी इतना रखते हैं, आगे हम बात करेंगे इस पे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम बताएंगे और आगे मूव करेंगे स्पीड और टर्मिनोलॉजी के बारे में। जैसे स्पीड हो गया, हमें यही डिस्कस करना है इसमें। स्पीड, डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और इसके टाइप्स, ठीक है। तो आज के लिए इसमें इतना ही रखते हैं, बाकी बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। देखते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको पता है क्या करना है।